नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ की स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अपने राजस्थान जीके के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट है 30 में से 30 अंक लाने का, मतलब 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का। ये क्वेश्चन तो वैसे 1.66 नंबर का है, परंतु हमारा टारगेट है कि 30 में से 30 नंबर लाया जाए राजस्थान जीके में। हमने हिंदी में भी चला रखा है 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का टारगेट। हमने हर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर का टारगेट लगा रखा है दोस्तों। आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है दोस्तों। आप लोगों जैसा कि वादा किया था मैंने कि रोजाना शाम को 7 बजे आपको डेली फ्री क्लासें मिलेगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपको डेली फ्री क्लासें मिल रही है डेली। साथ में आपको पता है टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है और उसमें भी आज हमने जो है 200 रुपए का डिस्काउंट चला रखा है। अभी आपको पता है देवनारायण जयंती है और भी बहुत सारे ऐसे उपलक्ष्य है और अभी हमने लॉन्च ही किया है हमारा कोर्स वगैरह। मतलब कोर्स क्या, मतलब टेस्ट सीरीज है हमारी। तो कोर्स तो हम फ्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये हमारा वादा है आप लोगों से, चिंता छोड़ दो आप। 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि मात्र आपको 300 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, क्या करना है, यदि आप उत्सुक है टेस्ट सीरीज के प्रति, टेस्ट सीरीज में क्या क्या आने वाला है, तो आप थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना। अभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा लेता हूं पहले, है ना, क्योंकि पढ़ने वाली काम कर लेते हैं पहले, फिर टेस्ट सीरीज की बातें बाद में कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताओ, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो कहां पर लगता है? दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में 10 प्रकार के पशु मेले लगते हैं। 10 जगह अलग अलग जगह मेले लगते हैं, पशु मेले 10 जगह लगते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपको तो यह बताना है कि महाशिवरात्रि का पशु मेला कहां लगता है। तो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। कहां पे लगता है? करौली में लगता है, याद रखना, महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो आपको याद रख लेना है कि 10 प्रकार के पशु मेले अपने राजस्थान में लगते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेले कितने लगते हैं अपने राजस्थान में? 10 मेले लगते हैं राज्य स्तरीय राजस्थान में। अगला प्रश्न, और आज की क्लास में कुल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? तो आज 46 क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां पर है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला आपके जामडौली जयपुर में है। कहां पर है? जामडौली जयपुर में पड़ती है आपके पशु पोषण आहार प्रयोगशाला। गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है? तो गोमती सागर जो पशु मेला है वह झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। मित्रों पूछ ले आप लोगों से, गोमती सागर पशु मेला कहां लगता है? तो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, जो वसुंधरा राजे उनके विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बताना है आपको, राजस्थान जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ना, वह कहां पर है? वह कहां पर हो जाएगा? बीकानेर में। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह भी आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपके बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? देखो इसमें डिटेल बताने वाली कोई चीजें नहीं है, डिटेल बताने वाले होगी डिटेल में बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। राजस्थान में संगठित जो किसान आंदोलन है उसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? आपको पता है सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से माना जाता है। किससे माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन से ही जो है किसान आंदोलन का दोस्तों क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? टेराकोटा के लिए मोलेला। कौन है? मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे टेराकोटा के लिए पूछे तो कौन सा ग्राम प्रसिद्ध है? तो मोलेला
राजसमंद। और आपको एक और याद रखना है, इसको शिल्पग्राम भी बोलते हैं, टेराकोटा शिल्पग्राम हो गया ये, ठीक है ना। तो शिल्पग्राम भी आ जाए कभी, कभी टेराकोटा आ जाए तो मोलेला याद रखना राजसमंद में। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में आता रहता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट बन चुका है ये भी, कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला थी राजस्थान की, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अंजना देवी चौधरी। क्या नाम था मित्रों? अंजना देवी चौधरी था उनका नाम। अगला प्रश्न, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में 4 जिले थे। अब 4 जिले कौन कौन से थे याद करने की ट्रिक है, ABCD है, ABCD है। अब सर ABCD क्या है? A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। याद रखना ABCD थे मत्स्य संघ में, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ABCD हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को पता होगा दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? सर्वप्रथम बात करें तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब? 18 मार्च 1948 को हुआ था। 4 तो राज्य मिले थे, कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। एक जो है यहां पर ठिकाना भी था। ठिकाना कौन सा था बताओ? नीमराणा क्या था? यहाँ एक ठिकाना था, कौन सा? नीमराणा भी एक ठिकाना था, अलवर में पड़ता है अभी, है ना, नीमराणा। तो ये आप लोग याद रखना। और यहाँ कुल आय कितनी थी आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कुल आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए यहाँ पर वार्षिक आय थी। उद्घाटनकर्ता कौन था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो NV गौडगिल जो है यहाँ पर उद्घाटन करता था। और उद्घाटन कहां पर हुआ था? मत्स्य संघ का, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना भरतपुर जो दुर्ग है ना मित्रों, NV गौडगिल ने भरतपुर दुर्ग में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राज प्रमुख है वह किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख जो बनाया गया था उदयभान सिंह को बनाया था। किसको? उदयभान सिंह को बनाया था, जो कि कहां के थे? धौलपुर के शासक थे। आपसे कभी एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वैसे बहुत कम आता है परंतु आ जाता है कभी कभी। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? देखो धौलपुर वाले को राज प्रमुख का पद दे दिया, भरतपुर वाले को भरतपुर में जाके उद्घाटन कर दिया। अब बचा दोस्तों करौली, तो उपराज प्रमुख बना दिया करौली के जो गणेश पाल थे ना शासक, गणेश पाल जो थे उनको, करौली के जो शासक थे उनको उपराज प्रमुख बना दिया। अब अलवर वाले बोले कि हम भी कुछ ना कुछ चाहिए, हमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अलवर वालों को भी चाहिए भाई साहब। तो जो प्रधानमंत्री का पद है वो शोभाराम कुमावत को दे दिया। ये आप लोग याद कर लेना। मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पे दिया गया था? तो KM मुंशी के कहने पे दिया गया था। किसके? KM मुंशी। तो ये भी आप लोग नोट करना। तो मैंने इतनी सारी डिटेल बता दी आपको, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऐसे डिटेल मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो। जिसमें डिटेल देने का मेरा लगेगा कि हाँ इसमें डिटेल देनी चाहिए तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे तो लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। कुछ चीजें आपके पास नहीं हो तो मैं जो पढ़ाता हूं उनमें से लिख लिया करो। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG की फुल फॉर्म होती है, AGG की फुल फॉर्म नहीं आती परंतु याद रखना AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में दोस्तों AGG कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो वो थे दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय क्या थे? AGG थे। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ आपको पता है दोस्तों? कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 7 चरणों में अपना जो है एकीकरण कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था एकीकरण। अगला प्रश्न, मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने? पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको पता है तीसरा चरण था इस समय। मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, ये किस वर्ष दोस्तों राजस्थान के महाराज प्रमुख? ये तो तीसरा नहीं था, ये तो कौन सा चरण था मित्रों? चौथा चरण था। तीसरे चरण में तो राज प्रमुख थे नहीं, फिर महाराज प्रमुख बना दिया इनको जब अपने वृहत राजस्थान बना। चौथा चरण था दोस्तों। बताओ चौथा चरण कब आया था? फिर बताओ तो उस हिसाब से। अब अंदाजा लगा सकते हो ना आप लोग? लगा सकते हो कि नहीं?
चौथा चरण नहीं आएगा इसमें ना। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो 1948। ठीक है ना। इसमें और भी मैं कुछ होगे तो मैं बता दूंगा आपको कि इसको आप छोड़ दो ना अभी के लिए। इसमें महाराज प्रमुख पूछा गया है, मैं एक बार आपको अच्छे से और भी बता दूंगा, इसको अभी आप छोड़ देना ना, इसको मत करना आप लोग। वैसे इसमें 1948 ही सही हो सकता है, 1949 में थोड़ा डाउट है, तो मैं डाउट नहीं रहने दूंगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो अभी के लिए, इसको नहीं करना है ना। मैं बता दूंगा इसमें डाउट पूरा क्लियर करके एकदम मस्त तरीके से आपको। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है मित्रों? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। इसको आपको पता है दोस्तों, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहा जाता है बीकानेर के दुर्ग को। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था 1594 में। कब करवाया था? 1594 में राय सिंह ने करवाया था। और किसकी देखरेख में हुआ था इसका कार्य पूरा? तो यहाँ के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे करमचंद, तो उनकी देखरेख में हुआ था। और जो जूनागढ़ का किला है ना कि बीकानेर का किला है, इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें राजपूत शैली भी देखने को मिलती है और मुगल शैली भी देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है यहां पर अजरक प्रिंट का संबंध है। आपको पता है दोस्तों, बालोतरा नया जिला है, तो बालोतरा में भी है और बाड़मेर भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न। और यदि दोनों ही आ जाए ऑप्शन में, अब अगली बार से अब एग्जाम होगा तब यदि दोनों बाड़मेर भी हो और बालोतरा भी हो, तो आप जो है बालोतरा को सही कर देना। ठीक है ना। वैसे तो दोनों ही सही है। चलो अगला प्रश्न। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित राजस्थान के किस किले का भाग है? बताओ। नौलखा जो दरवाजा है वो राजस्थान के किस किले का भाग है? बताओ फटाफट। रणथंभौर में। नौलखा दरवाजा कहां है मित्रों? नौलखा दरवाजा आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न। दानव दुर्ग का किसके बीच है? बताओ। दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग के बारे में बताओ। तो जो रेगिस्तान के जो बीच में होता है, जो रेगिस्तान के बीच में जो बना दुर्ग होता है उसको दानवन दुर्ग कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब? 1576 में हुआ था। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए कहा है मेवाड़ की थर्मोपली। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि ये तो क्या है? मेवाड़ की थर्मोपली है। क्या है? मेवाड़ की थर्मोपली है, ये कहा था जेम्स टोड ने। परंतु यहां पर एक और थे, गोगुंदा का युद्ध भी कहा था। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो ये बदायूं ने कहा था। यदि पूछा जाए कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, तो बदायूं ने। फिर यहाँ पर दोस्तों अबुल फजल ने भी कुछ कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि ये खमनोर का युद्ध है। किसका? खमनोर का युद्ध है, हल्दी घाटी के लिए बताया था अबुल फजल ने। परंतु एक और थे यहाँ पर, वो कहते हैं कि ये तो जिहाद युद्ध है। क्या है? जिहाद युद्ध। ये आसफ खान ने कहा था। किसने कहा था? आसफ खान ने कहा था। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था रक्त तलाई खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे। इतनी बात आप लोग याद रख लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? यानी कि कौन सा विद्वान है जो कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो ये कवि चंद्रबरदाई कहते हैं। कवि चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो में इन्होंने लिख रखा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किसमें से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये चंद्रबरदाई कहते हैं। परंतु दोस्तों इनका समर्थन कुछ इतिहासकार करते हैं, जैसे कि मोनोत नैणसी हो गया, उसके अलावा सूर्यमल मिश्रण हो गया। जो राजस्थान के कवि है ना सूर्यमल मिश्रण, वो भी इनका समर्थन करते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो चंद्रबरदाई है, मोनोत नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण, तीन आदमी है ऐसा कहते हैं। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? एक प्रकार का क्या है? कपड़ा है। पुत्री प्राप्ति होने पर मां द्वारा ओढ़े जाने वाला दोस्तों बेटी,
ठीक है ना। पीला कपड़ा तो जो है बेटा पैदा होता है तो मां पहनती है। यदि आपसे पूछ ले गुलाबी, गुलाबी कपड़ा ओढ़ा जाता है तो बेटे के जन्म पर, गुलाबी कपड़ा बेटे के जन्म पर, पीला कपड़ा बेटे के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर। समझ गए? गुलाबी पूछे तो पुत्री, पीला पूछे तो बेटा। वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो ये भी आप लोग याद रखना, वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति का है। किसका है? गरासिया जनजाति का है वालर नृत्य। आपको एक चीज पता होगी, वालर नृत्य युगल नृत्य है, मतलब महिला पुरुष दोनों करते हैं। ये प्रसिद्ध नृत्य, इसे बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य होता है। गरासिया जनजाति के कुछ और नृत्य हैं। कौन कौन से? गोर नृत्य है, गरबा है, लूर है, कूद है, वालर तो बता ही दिया मैंने, जवारा है, मोरिया, मांदल और रायण। इस प्रकार के ये जो है नृत्य जो है सारे के सारे किसके हैं? गरासियों के हैं, जिनमें से वालर इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन से आभूषण को पहनते हैं? तो कान पर दोस्तों टोटी पहना जाता है। किसको? टोटी को कान में पहनते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट किसको कहते हैं मित्रों? आहड़ को दोस्तों, जो आहड़ सभ्यता है उसको धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ उदयपुर, ठीक है ना। आहड़ उदयपुर को दोस्तों क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? बता दो फटाफट। चंद्रप्रदाय का तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। चंद्रप्रदाय की तो पृथ्वीराज रासो है। चंद्रप्रदाय क्या है? पुस्तक है इनकी पृथ्वीराज रासो। परंतु पृथ्वीराज विजय किसकी है? बताओ। तो पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। किसकी है? जयानक की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंदगढ़ के नेतृत्व में भील आंदोलन को, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? तो आपको पता है दोस्तों, राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है या मानगढ़ पहाड़ी धाम हत्याकांड बोलते हैं, वो हुआ था दोस्तों कब? 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम, मानगढ़ जो पहाड़ी है उसके ऊपर 17 नवंबर 1913 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सा जो है एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 61.11% क्षेत्र है। यहां पर जनसंख्या निवास करती है लगभग 40%। याद रखना इतनी सारी डिटेल। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? मैंने 1-2 दिन पहले भी करवाया था कि उड़िया पठार मतलब उड़ गया। उड़िया पठार मतलब उड़ गया, उड़ करके कहां बैठ जाएगा? आपके सिर में बैठ जाएगा, मतलब सिरोही में बैठ जाएगा। समझ गए? ऐसे याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे ऊंचा पठार है ये। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तो तापमान है, टेम्परेचर है। क्या है? इन सब में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो तापमान करता है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित। अगला प्रश्न। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? यानी कि राजस्थान में जो मरुस्थल बढ़ रहा है इसकी सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या है? तो वो है पवन अपर्दन। क्या है? पवन अपर्दन, हवा अपर्दन वाला, वायु अपर्दन। अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन वैसे अब नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हो इसको, ऐसा अलवर है। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भारतीय मेरिनो के नाम से किसको जानते हैं अपने? तो भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है चोकला को। तो भेड़ की एक प्रजाति है चोकला, इसको भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानते हैं मित्रों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है?
तो वो जाएगी जाखम परियोजना। जाखम बांध है ना दोस्तों, वहां पर ही जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है, याद रख लेना आप लोग। कितना मीटर? 81 मीटर। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, मोरीजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरीजा बानोला दोस्तों आपको पता होगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना मोरीजा बानोला। ये मोरीजा बानोला खान कहां पर है? इससे सर्वाधिक उत्पादन होता है। मोरीजा बानोला दोस्तों आपको याद रखना है, आपके जयपुर में है। कहां पर है? आपके जयपुर में है। यदि आपसे पूछ ले नीमरा रायसेला कहां पर है? ये भी लोहे की खाने हैं, दौसा में है। आपसे पूछ ले डाबला सिंगाना, ये भी लोहे की है, झुंझुनू में है। थुरुंडेर पूछे या आपसे नाथरा की पाल पूछे, थुरहुंडेर या नाथरा की पाल पूछे, तो ये कहां है? उदयपुर में। यहां पर भी लोहा मिलता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर कितना है? तो जयपुर से आगरा जाते हैं, पहले इसका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर क्या था? 11 था। अब इसका नया नंबर आ गया है, तो नया नंबर क्या है? तो NH21। क्या नाम है? NH21, जो कि जयपुर, दौसा और भरतपुर होकर आगरा जाता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर होकर के आगरा जाता है NH21। पहले NH11 था ये। प्रश्न अगला, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? बताओ खड़ीन। ये क्वेश्चन आपको पता हो तो RS में भी आया था, और हम अपन ने पहले भी कर लिया था, पहले वाली क्लासों में भी, और आज फिर से कर रहे हैं। ये थोड़ा अलग प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछा गया था RS में, और देखो आज भी मैं करवा रहा हूं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, ताकि मैं चाहता हूं आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये RS में आया था क्वेश्चन, मैंने करवाया था ना कल क्लास, कि देखो RS में भी अपनी क्लास से क्वेश्चन आए, तो उस वाले में देखना आप आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो सरिस्का दोस्तों, सरिस्का जो है अलवर में। कहां पर है सरिस्का? अलवर में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर में। लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, इनमें पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। निम्नलिखित से किस नदी में बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? यानी कि बंगाल खाड़ी नदी तंत्र की नदी नहीं है, आपको बताना है। पार्वती भी है, सीप है, परवन है, परंतु अनास नहीं है। अनास आपको पता है अरब सागरीय तंत्र की नदी है। किस सागरीय नदी की है? अरब सागरीय तंत्र की नदी है। यह माही की सहायक नदी है। अनास किसकी सहायक नदी है? माही की। और माही दोस्तों अरब सागर में जाकर के गिरती है, आप लोगों को याद रखना है। जबकि पार्वती, परवन, सीप, ये दोस्तों बंगाली खाड़ी नदी तंत्र की नदियां हैं। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितने राज्य की सीमा राजस्थान के साथ मिलती है? 5। कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब है आपका, एक हरियाणा, एक आपका MP, एक UP है, और एक आपका गुजरात है। इस प्रकार ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है मित्रों, जिनमें सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? पंजाब की, 89 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा लगती है MP की। किसकी? MP की। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सी झील सिंचाई में काम में ली जाती है? दोस्तों सिंचाई में काम ली जाने वाली झीलों का नाम है जयसमंद झील और एक आपके राजसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद में। ये दोनों जो है सिंचाई के काम में आती है, याद रखना। यहां से नहरें वगैरह निकाली गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3rd B, कौन सा? 3rd B, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। तो दोस्तों टोंक सम्मिलित नहीं है, जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सम्मिलित है, आपको याद रखना है। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य क्रियान्वित किया गया है? जवाब हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? यदि आपसे पूछ रहे शुष्क सागवान वन तो बांसवाड़ा और आपका एक और जिला हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो दोस्तों आज अपन ने किए हैं 46 क्वेश्चन। अपना टारगेट है 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। यदि 30 आते हैं तो 30 कर दें, 40 आएंगे तो 40 के 40 सही कर दें, यानी कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन अपन को सही करने हैं। अब अपना बात है यहाँ पर टेस्ट सीरीज और कल वाली पीडीएफ। आपको बताया मैंने कल दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके 50 क्वेश्चन करवाए थे हिंदी के आप लोगों के लिए, क्योंकि टॉपिक दे रखा है अपना, करवाए थे ना मैंने। उनकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, फ्री में मिलेगी। किस में मिलेगी? फ्री में मिलेगी। आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है स्टडी IQ अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल वहां कॉल कर सकते हो। 80 58 59 87 08। दोस्तों अभी 200 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट चल रहा है, 200 रुपए की छूट चल रही है देवनारायण जयंती के अवसर पर। ऐसा हमारे पास जो भी ऑफर चलता रहता है, मान लो इस वीडियो को आप महीने 2 महीने बाद देख रहे हो, यदि मान लो तब भी आपको जानकारी चाहिए और तब टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर कोई ऑफर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर कोई ऑफर चल रहा हो तो कूपन कोड बता दो। ऑफर चल रहा होगा तो बता दूंगा, ऑफर नहीं चल रहा होगा तो आपको 500 रुपए की टेस्ट सीरीज मिलेगी उस दिन, याद रखना। अभी ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 300 रुपए की मिल रही है। 300 रुपए की टेस्ट सीरीज में आपको बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है, यानी कि 150 के आसपास टेस्ट पढ़ रहा है आपके। कितने? 150 के आसपास टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, याद रखना। मतलब लगभग 150 या 150 से भी ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, यानी कि एक टेस्ट की कीमत आप मानो तो लगभग 2 रुपए आकी जा सकती है। 2 रुपए की आजकल कुछ भी नहीं आती दोस्तों, इतना सा हिसाब है। आप लोगों को एक चीज और बता दूं मित्रों, टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा कंटेंट है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी गारंटी दे रहा हूं। ऐसा टेस्ट सीरीज आपको राजस्थान में कहीं और जगह मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। यदि ऐसी टेस्ट सीरीज आपको राजस्थान में कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, इतनी गारंटी देता हूं आप लोगों को। अब आप लोगों के ऊपर विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है। जैसे कि कल मैंने एक टॉपिक डाला था हिंदी का टेस्ट सीरीज में, कौन सा? विलोम शब्द। विलोम शब्द में आज तक के इतिहास में कोई भी आपको टेस्ट सीरीज में 177 क्वेश्चन नहीं देगा। मैंने आपको कल जो टेस्ट सीरीज डाली उसमें 177 तो क्वेश्चन दे रखे हैं विलोम शब्द, कहां से जाएंगे बाहर। और लगभग 50 मैंने आपको क्या किया है, अलग से विलोम शब्द लिख के दिए ताकि इनको भी याद करो, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बार बार में, ट्रेंड है, उनको अलग से लिख के दिया है मैंने उसमें डिटेल के अंदर। जब आप अटेम्प्ट कर दोगे ना उसके बाद डिटेल पढ़ना, डिटेल दे रखी है हर एक ऑप्शन की। अरे यार इतनी मेहनत कौन करता है आप लोगों के लिए, मैं कर रहा हूं। पर यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊंगा, कोर्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब में, है ना, और वहां पर टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। बस टेस्ट सीरीज के पैसे हैं, कोर्स का कोई पैसा नहीं है। आप यदि नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई जबरदस्ती भी नहीं है। परंतु इतना बताऊंगा, टेस्ट सीरीज आपने एक बार ले ली तो आप पछताओगे नहीं। टेस्ट सीरीज लेने के बाद हैप्पी हो जाओगे, खुद को कुछ महसूस करोगे कि हम अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे शिक्षक के पास पहली बार आए हैं। इसलिए दोस्तों मैं केवल चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। अभी तक मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च ही नहीं की है, क्योंकि देखो मैं एक ही काम करना चाहता हूं एक समय में, ताकि उसको अच्छे से कर सकूं, उसमें आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकूं। बस मेरा मकसद एक है। जब इस मकसद में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कुछ और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले भर्ती परीक्षा के लिए ही तैयारी करवाई जाए प्रॉपर तरीके से। धन्यवाद मित्रों।